आपको और देश के किसान, सभी देश के किसान भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं। और नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत ये विषय है जो नेचुरल फार्मिंग की रीढ़ है, किसान की समृद्धि का आधार है, जीवन की खुशियां हैं, रसायन मुक्त खेती का आधार है। क्या? जीवांश कार्बन। खेती की अनेक समस्याओं का, जीवन की अनेक समस्याओं का, मनुष्य की बीमारियों का सवाल हो या फसलों की बीमारियों का सवाल हो या पशुओं की बीमारियों का सवाल हो, सवाल चाहे हमारी शारीरिक बीमारी का हो या मानसिक बीमारी का, सवाल देश की अर्थव्यवस्था का हो, सवाल बेरोजगारी का हो, उसके पीछे का एक कारण है सिर्फ कि हमारे देश की कृषि योग्य भूमियों में जीवांश कार्बन का स्तर क्या है। मैं अक्सर बोलता हूं कि खेती का मूल विषय है जमीन का जीवांश कार्बन। मूल विषय, खेती शुरू ही होती है जीवांश कार्बन से। और इस जीवांश कार्बन के विषय में पिछले 70 सालों से देश के सिस्टम ने रत्ती भर काम नहीं किया। बस एक काम किया है कि 1952 से शुरू हुआ मिट्टी की जांच का सिलसिला आज तक जारी है, और हर साल जांच के बाद वर्ष दर वर्ष पता चल रहा है कि ज़मीन में जीवांश कार्बन इस गति के साथ कम हो रहा है। तो जांच तो हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड लोगों को मिल रहे हैं, कुछ जागरूक किसान जीवांश कार्बन की जांच करा भी रहे हैं, लेकिन लास्ट में खूंटा वहीं गड़ेगा। यानी कि एक बहुत बड़ी पंचायत हुई, एक बहुत बड़ा विचार मंथन हुआ कि ज़मीन में जीवांश कार्बन कम है, लेकिन लोगों ने कहा नहीं वो सब ठीक है, लेकिन खूंटा वहीं गड़ेगा। यानी कि बात यूरिया, डीएपी और फंजीसाइड, बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड पर ही टिक के रह जाएगी। किसानों को कैसे उन्नतशील बीज बेचे जाएं, कैसे उसको बैलेंस फर्टिलाइज़र की कहानी बताई जाए, कैसे उसको फसलों की बीमारियों को ठीक करना है, फफूंदनाशक बेचे जाएं, और जब फसल में कोई कीड़ा लगे तो कैसे कीटनाशक बेचे जाएं। यानी हमें ये नहीं समझ में आता और किसानों को भी नहीं समझ में आता है जो मैं समझाना चाहता हूँ कि सिस्टम किसान के और प्रकृति के लिए काम कर रहा है या सिस्टम उद्योगपतियों के लिए काम कर रहा है। एग्रीकल्चर सिस्टम को किसानों के वेलफेयर के लिए और सॉइल फर्टिलिटी के बारे में, सॉइल बायोडाइवर्सिटी के बारे में, पानी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सोचता और किसान खुद नहीं सोचता। सबको कागज का नोट चाहिए एनी हाउ, चाहे हम ज़मीन का पानी लूट लें या ज़मीन की फर्टिलिटी लूट लें या भोजन के नाम पर लोगों को जहर परोस लें। चलिए, तो आज का जो मेरा विषय है कि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। खेती की चाहे जितने भी विषय ले आइए, टमाटर में निमेटोड्स है, भिंडी में येलो मोज़ेक है, मिर्चे में सिकुड़न रोग लग गया है, पपीते का फल झड़ जाता है, उस फसल में फूल नहीं आते हैं, उत्पादन बहुत कम होता है, हम बीमार हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर एक है कि कैसे हम सॉइल में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाएं। अभी जैसे मैंने लिखा है यहाँ कि जीवांश कार्बन हमारी ज़मीन में कितना होना चाहिए, तो मैं रोज़ाना इस विषय पर कुछ ना कुछ बोलता हूँ। मैं कहता हूँ जीवांश कार्बन कम से कम 1%, आप समझ लेना, कम से कम, और इससे अधिक है तो और अच्छी बात है। बचा कितना है? सॉइल टेस्टिंग का पूरे देश के हर राज्य का, हर जिले का डाटा उठा के देख लीजिए। एवरेज में जीवांश कार्बन बच जाता है 0.3%। अब मैंने लिखा है यदि इसे नहीं बढ़ाया गया तो सामने मौत खड़ी है सबके।
मानव सभ्यता खतरे में है और इस खतरे की आशंका किसी को नहीं है, क्योंकि मैं इतना भांग पी लिया हूँ, नींद की गोली इतनी ज़्यादा खा लिया हूँ कि मैं होशो हवास में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ देश के हर किसान को कर्ज से मुक्ति दिलाना नीतियों की जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है कि हर किसान को कर्ज से मुक्ति दिलाना और देश का कोई भी इंसान बीमार ना हो इसका प्रयास करना। किसान को लोन बांटना ये कोई समाधान नहीं है, क्योंकि लोन कितना बांट देंगे। लोन लेगा किसान और फिर कर्जे में फिर डूब जाएगा, फिर और लोन बांटेंगे। फिर सरकारें इस बात पर चुनी जाएंगी कि जो सरकार लोन कर्ज माफ करेगी हम उसको वोट देंगे, तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। इसलिए किसान को लोन ना लेना पड़े और कोई बीमार ना हो। तो अभी बीमारी के लिए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। बीमारी का उपचार तो नहीं हो सकता मेडिकल कॉलेज, हाँ बीमारियों को बढ़ाने का एक उपक्रम जरूर हो सकता है। तो इरादा मेरा ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि ना तो कोई किसान कर्ज ले और ना कोई देश में बीमार। तो इसके लिए करना क्या है, केवल और केवल एक ही बात करनी कि हमको अपनी धरती माता में जीवांश कार्बन बढ़ाना है। अब दो शब्द हैं मित्र, जैसे मनुष्य है, एक इंसान के शरीर में अगर 4.5 लीटर ब्लड होना चाहिए और एक्सीडेंट हो जाए और 1-1.5 लीटर ब्लड निकल जाए तो पैदल अस्पताल नहीं जा सकता, उसको एम्बुलेंस ले जाए, लाद के ले जाना पड़ेगा। और अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसके पास ब्लड पूरा है, ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है 5 यूनिट है, तो भी इंसान कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता और जीवन भर बीमार रहेगा। तो धरती में क्या है, ये जो कार्बन है ये ब्लड है और जीवांश है हीमोग्लोबिन है। क्योंकि सब ने सुना है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये देश का हर कृषि वैज्ञानिक जानता है, लेकिन सबके मुंह में ताला लगा हुआ है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, सिस्टम में जिंदा रहने का सवाल है, कहीं मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। तो आप अपनी कार्रवाई से डरते रहिए, एक दिन तुम्हारे बच्चों को इसका खामियाजा जरूर भोगना पड़ेगा। क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, ये शाश्वत सत्य है कि धर्म बचेगा तब ये देश बचेगा, धर्म बचेगा तब मनुष्यता बचेगी। और मैं बोलता हूं साफ साफ, धर्म का मतलब है धरती, धर्म बराबर धरती, और भगवान का मतलब है भूमि। सनातन में सबसे पहला लेटर है भूमि, धरती। और आपने सुना भी है, कहते हैं देवों के देव महादेव। सनातन में 5 देवता है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। यानी हमारी सनातन संस्कृति उसमें 5 देवता हैं। ध्यान रखना, सनातन के साथ आज जितने भी लोग खेल कर रहे हैं ना अपने स्वार्थ के लिए, बिल्कुल झूठ है। इसलिए विनोद कुमार सचान कई बार बिल्कुल क्लियर कट बोलते हैं, आज की तारीख में जो यथार्थ में सनातन को जानता है वो तो हिमालय की कंदराओं में है, और जो सनातन को रत्ती भर नहीं जानते हैं वो दिन भर सनातन के मंच लगा करके धर्म की बात करते हैं। तो सनातन बिल्कुल सिंपल है, सनातन में 5 देवता हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। जिसको यहां सनातन नहीं दिखा वो बिल्कुल सनातन नहीं जानता। और इसी में जो 5 देवता हैं, इसमें कहा गया देवों के देव महादेव, यानी 5 देवताओं में सबसे बड़े देवता हैं शिव। ये धरती शिव है, यही यथार्थ है। और जो लोग धरती को शिव नहीं बताते आम जनमानस को, और वो कैलेंडर में या पीतल की मूर्ति में या काले रंग के पत्थर में जो शिव दिखाते हैं ना,
ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, अनादिकाल से झूठ बोलते चले आए और आज भी झूठ बोल रहे हैं। शायद इसीलिए जब हमारा देश, सारा देश शिव की पूजा करता है, शिवलिंग पर फूल चढ़ाता है, तो फिर दुखी क्यों है, उदास क्यों है? क्योंकि मैंने शिव के वास्तविक स्वरूप को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि वास्तविकता बताने के पास ये धर्म का धंधा नहीं चल पाता। तो ये शिव है और ये जीवांश, इस धरती में जीवांश कार्बन कितना है? क्योंकि आपने समुद्र मंथन की कहानी पढ़ी है कि जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो बड़ा त्राहिमाम मच गया कि ये विष आखिर कहाँ निस्तारित किया जाए। तो बताते हैं कि विष्णु भगवान के पास लोग गए। विष्णु भगवान का मतलब है जलाशय, जल, समुद्र। तो विष्णु भगवान के पास लोग गए, बोले साहब ये जो धरती में इधर उधर ढेर सारा मलबा विष के समान फैला हुआ है, इसका क्या किया जाए? क्योंकि 14 रत्नों में सबसे पहले तो इसी का विषय आ गया। तो विष्णु भगवान ने कहा कि इसके लिए अब भगवान शिव के पास जाइए। तो लोग शिव के पास गए और शिव जी ने क्या कहा कि ये जो विष निकला है हमको दे जाइए। विष एक्चुअल क्या है? विष है कार्बन, मल मूत्र, सड़ा गला, कूड़ा करकट बचबचाता हुआ, जो आपको देखने में अच्छा नहीं लगता है, सूंघने में अच्छा नहीं लगता है, छूने में अच्छा नहीं लगता। तो शिव जी ने कहा ये विष सब हमको ले आइए, वो है कार्बन। और फिर आपने शिव पुराण में सुना होगा कि शिव की एक सेना है, शिव के गण। तो शिव के गण जो हैं वो है नाना प्रकार के धरती पर रहने वाले जीव, जो आंखों से दिखते हैं जीव, और जो आंखों से नहीं दिखते हैं वो सूक्ष्म जीव। धरती पर रहने वाले अनेक प्रकार के जीव और सूक्ष्म जीव ही शिव के गण हैं। और इन्होंने वचन दिया है कि मतलब ये जो गण है शिव के, ये जो आपने यहाँ कचरा डाला है इसको खाएंगे और मरेंगे, तो फिर ये जीव जब मरेंगे तो बनेगा जीवांश। तो मरे हुए जीवों का अंश है जीवांश। अब आपने जीवांश कार्बन बढ़ा दिया और फिर यहाँ फसल बो दी। एक फसल आपने बोई और कुछ फसलें स्वतः जमी, कुछ फसलें मैं ज़मीन में बोता हूँ और कुछ फसलें स्वतः उग जाती हैं। तो जो स्वतः उग जाती हैं उनको वैज्ञानिकों ने कहा ये खरपतवार है। अब देखिए समस्या क्या है। मतलब जब इस धरती पर इंसान नहीं था तब भी एक क्रम चल रहा था वनस्पतियों के उगने का, और तब सारे जीव जंतु और मनुष्य खेती करते ही नहीं थे, आबादी कम थी। तो कंद मूल फल सब खाते थे, अपनी अपनी पसंद का खाते थे। तो अनेक प्रकार के धरती में जो जीव हैं उनके अनेक प्रकार के भोजन है। उसके हिसाब से भोलेनाथ ने यानी शिव बाबा ने, और ये जो उगी हुई वनस्पतियाँ उनको मैं कहता हूँ माता पार्वती। तो 5 देवता हैं, उनमें शिव को मैंने कंसीडर करना है खेती में। और जो देवियाँ हैं, देवता का मतलब जो देते हैं, देवियों का मतलब जो स्त्रीलिंग है, देती हैं। जैसे गौ माता को मैं देवी बोलता हूँ, गंगा माता पानी देती है तो उसको स्त्रीलिंग है, लेकिन वो शिव की छाती पर विचरण करती है। लेकिन मेन जो देवी है वो है माता पार्वती, जो वनस्पतियों के रूप पे है। और दुर्गा के 9 रूप पढ़ेंगे आप तो 9 वनस्पतियों के नाम लिखे हुए हैं, वो तो प्रतीकात्मक हैं। लेकिन ये धरती पर जितने भी प्रकार की वनस्पतियाँ सब माता पार्वती हैं या माता दुर्गा हैं। तो ये जो फसलें हैं, फसलें कह लो या वनस्पतियाँ कह लो, इसमें छोटी छोटी घासों से लेके, झाड़ियों से लेके बड़े बड़े वृक्ष, ये सब माता पार्वती हैं। तो शिव, अगर शिव की आमदनी बहुत अच्छी है, शिव बहुत संपन्न है, तो उनकी पत्नी को तो संपन्न होना ही है, इसी का नाम खेती है।
अब हमें क्या करना, शिव को संपन्न बनाना है ताकि जो मैंने फसल बोई है वो हंसते मुस्कुराते स्वतः संपन्न रहे। क्योंकि माता पार्वती का जो इनिशियल भोजन है वो धरती से मिलेगा। आधुनिक साइंस ने, चूंकि मैं कहता हूं ये दर्शन का विषय है, आध्यात्म का विषय है, धर्म का विषय है, और इसी विषय को चंद लोगों ने जिनको धंधा करना था उन्होंने कहा ये अर्थ का विषय है, अर्थशास्त्र का विषय, विज्ञान का विषय। तो जैसे इसको विज्ञान का और अर्थशास्त्र का विषय बनाया तो धरती में जीवांश कार्बन जो 1% से ज़्यादा होना चाहिए वो घट के रह गया 0.3, क्योंकि फर्टिलाइजर बेचने हैं, पेस्टिसाइड बेचना है। और कोई लंबी कल की कोई सोचता ही नहीं, हर व्यक्ति की सोच आज की हो गई। क्या आज मुझे इतने पैसे मिल जाएं, फिर कल जो कुछ होगा देखा जाएगा। हमारी नौकरी चली जाएगी, मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरी सरकार गिर जाएगी। तो हर व्यक्ति सोचता है मुझे 5 साल का मौका मिला है, जितना लूट सकते हो लूट लो। और हम सब ने, किसानों ने क्या समझा, किसानों ने कहा ये वैज्ञानिक जो कहते हैं वो सत्य है। और मैं क्या कहता हूं, सत्य पर तो चादर डाल दी गई असत्य की, और असत्य की चादर में जो लिखा है यही सत्य है, आप उसी को सत्य मान रहे। बस इसीलिए किसान परेशान है, इसीलिए किसान कर्ज में है, स्वयं जहर खा रहा है और दुनिया भर को जहर परोस रहा है। और उसके बाद उसकी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। तो कहते हैं ना, आपदा में अवसर, किसान के सामने आपदा है तो लोगों को एक अवसर मिल गया। आपदा में अवसर तलाशने की जो कहानी है वो यही है कि किसान जब परेशान रहेगा तो मेरे पास आएगा, तो मैं उसको झूठ बोलूँगा कि यूरिया डाल दे, जिंक डाल दे, सल्फर डाल दे, बीडीसाइड डाल दे, इंसेक्टिसाइड डाल दे, फंजीसाइड डाल दे, जाइम डाल दे, नैनो यूरिया डाल दे, कंसोर्सिया डाल दे। जो मूल है खेती का, मूल कोई नहीं बताता। और मूल क्या है? मूल है जीवांश कार्बन, जो मैंने बोला कि 1% से ज़्यादा होना चाहिए और आज घट के रह गया 0.3। जब जीवांश कार्बन घट जाता है तो क्या होता है? नहीं, किसको चेयर हटा दें? अरे यार तुम भी। जब जीवांश कार्बन कम होता है तो कितनी घटनाएं घटती हैं? देखिए आप, कार्बन का एक स्वभाव है, कार्बन का स्वभाव है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का, पानी को संचय का, पानी संचय। जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी खूबसूरत होती है कि आप कोई भी फसल बोएंगे तो पानी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं उदाहरण देता हूं जंगलों का। जंगल में कोई पानी नहीं लगाता और नाना प्रकार की घासें, झाड़ियां और वृक्ष आराम के साथ रहते हैं। क्यों? जंगलों में ह्यूमस की मात्रा 2%, 2.5%, 1.5%, 3% तक है। खेल किसका है? कार्बन का। तो कार्बन पानी की मात्रा को संचय करता है। कितना संचय करता है? इतना संचय करता है कि लाइफ में कभी किसी फसल को पानी देने की जरूरत ही नहीं है। ये जमीन में कार्बन है कितना, जैसे मैंने कहा कि 1 हेक्टेयर जमीन में अगर 1% जीवांश कार्बन है तो 1 हेक्टेयर जमीन का एरिया है 10,000 स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर, और इसकी 6 इंच मिट्टी का जो वजन है 20,000 कुंटल। अब इसमें अगर 1% जीवांश कार्बन है तो इसका मतलब उस जमीन में 200% जीवांश कार्बन है, 200 कुंटल। अब 200 कुंटल अगर कार्बन है और ये इस जमीन में 200 कुंटल यहाँ कार्बन है, यानी 200 कुंटल, अगर 1% कार्बन है तो 200 कुंटल। अभी 0.3% है, इसका मतलब 60 कुंटल। अब इस खेत में कोई फसल बोई है, जड़ से पानी ले रही है,
क्योंकि उस पत्तियां, जितना पत्तियों का एरिया है उसमें जितने स्टोमेटा हैं वो बार बार खुलते हैं, बार बार बंद होते हैं, तो जितनी बार खोलते हैं उतनी बार पानी निकल जाता है, और जो पानी निकल जाता है वो यहाँ से ऊपर जाता है। तो फसलों की जो कैनोपी है उसके आधार पर पानी जमीन में कम है, तो फसल सूखने लगती है, मुरझाने लगती है, तो हमें सिंचाई लगानी पड़ती है। लेकिन अगर कार्बन इतना है तो जमीन में जब पानी की शॉर्टेज होती है तो ऊपर जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है वहाँ प्रेसिपिटेट हो जाती है। क्रम है, प्रकृति का नियम है। परमात्मा ने धरती बनाई है, परमात्मा ने जीवन बनाया है, तो परमात्मा ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कभी धरती का इंसान ऐसा भी गलती कर बैठेगा। उसे मालूम है कि ये ज्ञानावतार का प्राणी है, ये हमारे विषयों को ठीक से जानेगा, समझेगा और कोई इसमें कमी नहीं लाने देगा, तो व्यवस्था सबकी खूबसूरती के साथ चलती रहेगी। लेकिन चूंकि मैं लालची हो गया, हम भी लालची हो गए और सिस्टम भी लालची हो गया। सबको क्या चाहिए? कागज़ का नोट। आज किसी को जीवन नहीं चाहिए, जीवन की खुशियां नहीं चाहिए, बीवी बच्चे नहीं चाहिए, परिवार की खुशियां नहीं चाहिए, समाज की खुशियां नहीं चाहिए। सबको क्या चाहिए? कागज़ का नोट। क्योंकि आज का आदमी खुशियां खोज रहा है भौतिक पदार्थों में। हम तो नई कार ले आए, हम तो एप्पल का फ़ोन ले आए, हम तो अपाचे बाइक ले आए, हमने तो घर में टाइल्स लगवा ली, हमारे घर में तो एसी लग गया। पत्नी भी कैंसर से पीड़ित हो गई, इसकी चिंता नहीं, उसको एसी घर में आ गया, इसका अभिमान ज़्यादा है। तो चूंकि सारी दुनिया पहुंच भौतिक संसाधनों की वो भगने लगी, इसलिए सब हो गया। चलिए, तो आप लोग चूंकि किसान हैं और नेचुरल फार्मिंग सीखने आए, और मैं नेचुरल फार्मिंग का सत्य बताता हूँ। नेचुरल फार्मिंग बिल्कुल आसान है। क्या कि हमें ज़मीन में ह्यूमस बढ़ाना है, जीवांश कार्बन बढ़ाना है। तो कार्बन तो मैं बढ़ाऊंगा कार्बनिक पदार्थ से। कार्बन कहाँ से आएगा? कार्बन आएगा जो कचरा था, जो शिव जी ने पिया था, क्या विष, जो विष शिव जी ने पिया था, वो क्या विष है? आपके घर में जो किचन है उससे कुछ वेस्ट निकलते हैं, आप फसल काटते हैं तो फसलों के अवशेष निकलते हैं, आप खेत में फसल बोते हैं तो फसल के साथ कुछ खरपतवार उगते हैं। ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ। तो विषय ये था किसी का कि कितना, जैसे हम किसान से ऐसा बोल रहे हैं कि कार्बन 1% करिए। अब उसको ये समझना है कि किसी ज़मीन में, जैसे मान लो कहा मैंने 1 हेक्टेयर ये ज़मीन है, और इस ज़मीन में अभी जीवांश कार्बन 0.3% है, माने कि इस खेत में जो कार्बन है वो है 60 कुंटल। यहाँ पर 1% कार्बन होना चाहिए, उसका मतलब है 200 कुंटल। 200 कुंटल अगर 1 हेक्टेयर में कार्बन है तो किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये कार्बन फसल नहीं खाती, फसल खाती है जीवांश। जो जीवाणु मरते हैं तो जो मरे हुए जीवों का अंश है वही जीवांश में बदलता है। लेकिन यहां तो निमेटोड्स मारो, दीमक मारो, व्हाइट ग्रम मारो, तो 1 हेक्टेयर खेत में मैंने माना कि यहां 10 की पावर 9 सूक्ष्म जीव कभी थे, और थे। कभी जीवामृत की कहानी आज के 50 साल पहले नहीं थी। ये तो एकदम लेटेस्ट विषय है, जीवामृत जीवामृत जीवामृत। गाय के मूत्र से, गोबर से जीवामृत, विनोद कुमार कहेंगे जंगल मिट्टी के जीवामृत। लेकिन मैं अक्सर बोलता हूं कि जो व्यक्ति गौमूत्र गोबर से जीवामृत बनाएगा, जीवामृत दिमाग में बस गया, वो भी बेवकूफ। और जो विनोद कुमार सचान का जीवामृत ले गया जंगल की मिट्टी से, वो भी बेवकूफ। जीवामृत का ऑब्जेक्ट ये है कि मुझे खेत में जीवांश बढ़ाना है,
और जीवांश, ये जो जीवाणु है उनका भोजन है कार्बन। तो जब जमीन में कार्बन 3.3% है तो यहां लाख जीवाणु डाल लो आप, फसलों में जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आएगा, फसलों की उपज में जो टेस्ट वैल्यू आनी चाहिए नहीं आएगी, फसल में जो पौष्टिकता आनी चाहिए वो नहीं आएगी। मैं क्लियर बोलता हूं, जो जमीन बंजर हो चुकी है, अगर उसमें आप एलोवेरा, अश्वगंधा, मुलैठी, कोई भी आप जड़ी बूटी उगाएंगे, वो मानव को शरीर को ठीक करेगी? नहीं करेगी। जैसे आयुर्वेद आज क्यों फेल हुआ? सिर्फ इसलिए फेल हुआ कि आज तो तुलसी उगाने वाला लोग भी तुलसी में फंजीसाइड डाल रहा है, तुलसी में यूरिया डाल रहा है, क्योंकि युग मार्केटिंग का, युग अर्थशास्त्र का है। इतना मेडिसिनल क्रॉप हो जाएगी तो इतने 1000 रुपए किलो बिक जाएगी तो 3 लाख की हो जाएगी। अब उसी से आयुर्वेदिक कंपनियां दवा बना रही हैं, अब वो दवा फायदा नहीं कर रही है, इसीलिए आयुर्वेद फेल हो गया हमारे देश का, क्योंकि हमने धरती के सत्य को नहीं जाना, हमने धरती रूपी धर्म को नहीं जाना, भूमि रूपी भगवान को नहीं जाना। ज़्यादा पढ़ लिख गया ना तो हम अब सनातन के ज्ञान से, सनातनी व्यवस्था से बहुत ऊपर उठ गए। और कितना ऊपर उठ गए? हम कहते हैं हमको भगवान ने बनाया, अब तो हम खुद ही भगवान बना लेते। भगवान को चैलेंज, अरे तू कहता होगा मैंने तुझे बनाया, जरा धरती पर फिर एक बार अवतार लेके देख, मैं तेरे जैसे जाने कितने भगवान बना करके और ताल तलैया में फेंक चुका। मैं रोज बाजार से भगवान लाता हूं और 6 महीने के बाद फट जाते हैं तो कूड़े के ढेर में फेंक देता हूं। ठीक है ना? तो मुद्दा खेती का है। मुद्दा खेती में क्या, हमें जीवांश कार्बन बढ़ाना। तो कैसे, बात ये थी कि कितना हम कार्बन, कैसे जो हमारे पास ये 200 कुंटल कार्बन होना चाहिए और 60 कुंटल कार्बन है, यानी कि 140 कुंटल कार्बन का, मैं 140 कुंटल कार्बन कैसे बढ़ाएंगे, विषय है। अब मैं कहूँ गोबर की खाद डालिए, प्रेस मत डालिए, बायोचार डालिए, बिल्कुल इम्पॉसिबल। ये स्वतः बढ़ेगा और ये बढ़ेगा अपने दिमाग से। मैं खेती में अक्सर कहता हूँ खेती के 2 निवेश हैं, पहला श्रम और दूसरा खुद का दिमाग। श्रम को मैंने रिप्लेस कर दिया ट्रैक्टर से या मशीनरी से, और अपने दिमाग को रिप्लेस कर दिया कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से। क्या, हमारे ज़िले के साहब जो KVK के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। हमने कहा उन्होंने जो बोला उनको किसने बताया? बोले ये हमें नहीं पता साहब, वो कहते हैं ये निमेटोड्स नहीं मारोगे तो तुम मर जाओगे। और विनोद कुमार चांद कहते हैं तो निमेटोड्स अगर तुम मारते रहे तो तुम मर जाओगे। बात समझ रहे ना? तो आपको जिंदा रहना ज़्यादा जरूरी है, पैसा जरूरी है कि जीवन? मैं देश के किसी भी व्यक्ति से पूछूं पैसा ज़्यादा जरूरी है कि जीवन, तो कहेगा कि जीवन, कहेगा मुंह से जीवन, लेकिन उसके अंदर से जो आवाज आती है कि पैसा ज़्यादा जरूरी है। जीवन तो फिर मर जाऊंगा तो फिर प्राप्त कर लूंगा, ये तो मैं फिर आदमी बनूंगा, पैसा ज़्यादा जरूरी है। हर व्यक्ति के दिमाग में पैसा ज़्यादा जरूरी है। अब उसको ये भी नहीं, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे की लिमिट क्या होनी चाहिए? पैसे से क्या खरीदा जाता है? खाना, पानी, कपड़ा, मोबाइल, टीवी, घर, कार। घर कितने का आएगा? अरे महंगा से महंगा घर 2 करोड़ का आएगा, महंगे से महंगी कार 50 लाख की आएगी, हैं? कपड़ा कितना भी महंगा होगा साला 10,000 का एक जोड़ी आ ही जाएगा। लेकिन बंदे ने 5,000 करोड़ इकट्ठा कर रखे, जबकि सिकंदर सिखा गया 500 साल पहले। तो इतिहास लोग पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास पढ़ते हैं परीक्षा देके पास होने के लिए। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमको जीवन में कुछ सबक सीखना ना। इतिहास
भूख का भूगोल इतिहास प्यास का पढ़ा तो नौजवान लोग छुरी चाकू बन जाएंगे, और फैली असमानता रही जो आदमी के बीच, देखते ही देखते हलाकू बन जाएंगे। और कैसे पार जाओगे 21वीं सदी के तुम, 20वीं सदी के लोग डाकू बन जाएंगे। बन ही रहे डाकू। पहले डाकू होता तो रात को जो है बंदूक लेके 4 आते थे और धाएं धाएं करके घर का सोना चांदी लूट के ले जाते थे। आपका डाकू कैसा है? मारुति कार से आता है सड़क पर, और एक बेचारी बिटिया, एक बेचारा लड़का जा रहा था 16 साल का, मारुति का दरवाजा ऐसे खोलते हैं, उसको अंदर ऐसे डालते हैं, ले जाते हैं। अब उसकी 1 करोड़ की तो 2 किडनियां हो गई। पहले 5 लाख की 1 आंख निकलवा दी, फिर अगले बार फिर 50 लाख की 1 किडनी बेच ली। अब डाकू ऐसे हैं। अंतर हो गया ना? है तो डाकू ही। जो देश को लूट ले वो डाकू, जो इंसान को लूट ले वो डाकू। कुछ तो अस्पतालों में डॉक्टरों के किस्से सुने ना कि वो गया था बेचारा, उसको कुछ नहीं था, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ, निकाल लिया किडनी। तो ये डॉक्टर है कि डाकू? तो ऐसे इस धरती में अनेक डाकू हैं जो सफेद कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। तो ये जो किसान को ठग रहे हैं ये भी डाकू हैं। सुन लेना आप, ये डाकू बहुत खतरनाक हैं, जो किसान को तो क्या, प्रकृति को, भगवान को तक ठग रहे हैं, जो जमीन की फर्टिलिटी यानी शिव के अस्तित्व को ठग रहे हैं, विष्णु भगवान यानी पानी के भूगर्भ जल को ठग रहे हैं, जो जंगल यानी ब्रह्मा जी के घर में भी डकैती डाल रहे हैं। अब कैसे बचेगा इंसान? ठीक है ना? तो चलिए, तो हमें 140 कुंटल कार्बन बढ़ाना। अब साइंस क्या है? कोई भी आपके पास कार्बनिक पदार्थ, जैसे मान लो गोबर की खाद है, गोबर की खाद आपने अपने गूरे में देखे, मेरे गूरे में गोबर की खाद है जिसका एक ट्राली में आती है 20 कुंटल खाद, धर्म कांटे से तौल लिए। हमने कहा 140 कुंटल कार्बन की कमी है, और आपने कहा मैंने तो 20 कुंटल डाल दिया। नहीं, ये 20 कुंटल जो गोबर की खाद है, पहले इसमें ये देखिए कि इसमें नमी कितनी है, तो पता चला इसमें नमी है 30%। तो 30% जब इसकी नमी मैंने निकाली तो खाद कितनी बची? 14 कुंटल। बात समझना, क्योंकि कार्बन कैलकुलेट होगा ड्राई मैटर पर। अब 14 कुंटल बचा, जो वो बचा कार्बनिक पदार्थ। और जब 100 किलो कार्बनिक पदार्थ नेचुरली नमी के, हवा के टच में रह करके जब ब्लैक कलर का कार्बन बनता है तो वो निकलता है 58 किलो, क्योंकि यहां से 42% जो हाइड्रोजन है वो निकल जाती है। तो 100 किलो ड्राई शुष्क कार्बनिक पदार्थ में 58 किलो निकला। तो 14 कुंटल में कितना निकलेगा? 14 गुणा 58 कर दो। करो बेटा, करो। आपने एक ट्राली गोबर की खाद डाली जिसमें 30% नमी थी, ट्राली का वजन 20 कुंटल था, 30% नमी निकाल दी तो 6 कुंटल नमी निकल गई है। तो 14 कुंटल में जब 100 किलो में 1 कुंटल में 58 किलो निकला, तो 14 कुंटल में कितना निकला? 800, यानी 8 कुंटल 12 किलो कार्बन निकला। अब हमें डालना 140 कुंटल, कितना? 100। और अभी आपने एक ट्राली जब गोबर डाला तो 8 कुंटल 12 किलो मिला। ऐसे कैलकुलेशन करना है। अब मान लो किसी किसान ने इस कैलकुलेशन के हिसाब से भूसे की या पुआल की या फसलों के अवशेष की कैलकुलेशन करके, गोबर की खाद की कैलकुलेशन करके, और अपने खेत में, और सुन लीजिए, 140 कुंटल कार्बन में 1 साल में नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि सारे किसान अगर पैसा लेके गोबर खरीदने चले तो गोबर कहाँ मिलेगा?
एक दो किसान ऐसा सोचते हैं तो मिल जाएगा। जैसे सिंगल किसान के पास 50,000 रुपये हैं, 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो उसने कहा चलो ये 8 कुंटल निकला एक ट्राली से, हमको चाहिए 140 कुंटल, तो इसका मतलब हो गया करीब करीब 8 दूनी 16, करीब 17 ट्राली अगर ले आए तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक किसान तो ऐसा कर रहा है। मैं जो बात बोलता हूँ देश के 14 करोड़ किसानों के लिए, किसी खास किसान के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि एक किसान अपना 50,000 रुपये जेब में थे तो 14 ट्राली 17 ट्राली गोबर की खाद ला करके अपने में बढ़ा लिया। 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन में जीवांश कार्बन बढ़ाना है, 1 हेक्टेयर में नहीं। तो वो बढ़ेगा। 2 सोर्स हैं फसलों का अवशेष हर किसान का। जो किसान जहां है, जैसे है, जो फसलें बोता है, वो इस खेत में जो फसल बो रहा है वो ये देखेगा कि मेरी फसल का अवशेष कितना है। कार्बन बढ़ाने के 2 तरीके सबसे बेस्ट हैं। क्या? बिल्कुल सरल, बस ये जरूर है उस व्यवस्था में 4, 5, 6, 7, 8 साल तक लग सकता है। 1 हेक्टेयर जमीन है, खरीफ में बोया उसने मूंगफली, तो 1 हेक्टेयर में मूंगफली 15 कुंटल हो जाती लगभग, तो 17-18 कुंटल के आसपास कार्बनिक पदार्थ निकलेगा। कितना? 17 से 18 कुंटल। अब इसमें 17 कुंटल में 58 का भाग दो, निकालो जरा कितना कार्बन निकला। दो बेटा, यदि 1 कुंटल में 58 किलो है तो 17 कुंटल में कितना हुआ? 17 गुणा 58 कर दो, 9 कुंटल 66। तो इतना कार्बनिक पदार्थ गया, तो यानी 9 कुंटल कार्बन मिला। इसी खेत में फिर उसने बोया गेहूं। ये 1 हेक्टेयर में गेहूं निकला 40 कुंटल, तो 40 कुंटल भूसा निकला। अब कितना हो गया? 23 कुंटल। 1 साल में जब उसने अपने पूरे फसलों के अवशेष को एकत्र कर लिया तो उसको मिल गया 32 कुंटल कार्बन। अब हमें बढ़ाना था 140, यानी कि 5 साल में सपना हमारा पूरा। 5 साल में ये काम अगर देश के किसान ने नहीं किया तो पूरे 500 साल तक लग जाएंगे और बच्चे मर जाएंगे और जमीन बंजर होकर रह जाएगी। यहां सब लोग कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे। यानी पेशेवर लोगों का धंधा बढ़ता जाएगा, लोग मरते जाएंगे, लेकिन ये सिलसिला जो आधुनिक कृषि का है कभी बंद होने वाला। जिन लोगों को प्राकृतिक खेती से यथार्थ में मोहब्बत है वो प्राकृतिक खेती चिल्लाते रह जाएंगे और होने वाला कुछ है नहीं। तो हमको जीवांश कार्बन बढ़ाना है। और क्यों बढ़ाना है? और यहां एक और चीज आएगी कि इसी मूंगफली में और इसी गेहूं में कुछ खरपतवार थे, ये भी हमको कुछ कार्बन देंगे, जिनको आप बीडीसाइड डाल के मार आते हो। तो मैं विनोद कुमार चंद अक्सर कहता हूं कि खरपतवारों को मैनेज तो करिए, बीडीसाइड डाल के मारना मैनेजमेंट नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है। जैसे आज की तारीख में एग्रीकल्चर में बहुत सारे मैनेजमेंट है, बोले वीड मैनेजमेंट, इंसेक्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट नहीं है, ये खेती के मिसमैनेजमेंट है। जैसे किसी कीड़े को इंसेक्टिसाइड डाल करके कहना कि मैंने इंसेक्ट मैनेजमेंट किया, मैंने कहा तुमने खेती के साथ मिसमैनेजमेंट किया। क्यों? जिस कीड़े को मारने गए थे, जिस कीड़े को मार के आए हो, वो कीड़ा नहीं मरा, उसके साथ साथ और भी बायोडाइवर्सिटी में और भी जीव पाए जाने वाले थे, वो भी मरे। जैसे आपका कल प्रश्न था, कितने लाभदायक और कितने हानिकारक। मैं एक सवाल पूछता हूं मनुष्य से कि हानिकारक और लाभदायक तुम कहोगे, तुम डिसाइड करोगे।
मतलब इस धरती में कौन सा हानिकारक है, कौन सा लाभदायक है, मनुष्य का मेंटली हैंडीकैप्ट होने का सबूत है। अरे जिसने ये दुनिया बनाई है वो पागल है? ये भगवान, ये ईश्वर पागल था क्या जिसने हानिकारक चीजें बना डाली? तो आप जब सनातन संस्कृति को पढ़ते हैं ढंग से और समझने का प्रयास करते हैं तो सनातनी व्यवस्था में ध्यान रखना, इस धरती पर एक भी इकाई अकारण नहीं है। सबके यहां पर होने का कोई ना कोई कारण है। अब तुमने क्या किया? तुमने स्वाध्याय, हमें इंसान को खुद ये पता करना चाहिए था कि जब समस्त इकाइयों का कोई ना कोई यहाँ होने का कारण है तो मेरा तो विशेष कारण है, क्योंकि मैं परमात्मा की विशेष संरचना हूं। तो हमने तो अपना कोई कारण ही नहीं समझा कि आखिर मेरे आने का क्या कारण है। और आज धरती में मैं किसी से पूछ लूं कि भाई तुम इस धरती पर 84 लाख योनियों की परिक्रमा करने के बाद आए और कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो तुम्हारा बड़े भाग्य से तुम आ तो गए यहां पर, लेकिन तुम यहां क्या करने आए हो? किसी से मैं पूछ रहा हूं कि तुम इस धरती पर क्या करने आए हो? तो कोई कहेगा मैं राजनीति करने आया हूं, कोई कहेगा मैं ठेकेदारी करने आया हूं, कोई कहेगा मैं डकैती डालने आया हूं, कोई कहेगा मैं धन कमाने आया हूं, मैं अय्यासी करने आया हूं, मैं मनोरंजन करने आया हूं। मतलब मैं काम करने नहीं आया हूं, मैं खुराफात करने आया हूं। ईश्वर की सनातन की व्यवस्था में आग लगाने आया हूं। और यही तो कर रहा है इंसान। वो तो ईश्वर की व्यवस्था है ना। ईश्वर बहुत बलशाली है। हम सब लोग मिलकर आग खूब लगा रहे हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट करता चला जा रहा। आज की तारीख में वो लाचार स्थिति में है। और मनुष्य के जीवन में जो दुख हैं वो सिर्फ इसलिए है कि सनातन की व्यवस्था लाचार अवस्था में पहुंच चुकी है। तो खेती का मतलब क्या है? खेती का मतलब है कि जमीन को जिंदा रखना, जंगल को जिंदा रखना, जलाशयों को जिंदा रखना, बायोडाइवर्सिटी को जिंदा रखना और सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की कामना लेकर के आगे बढ़ना। भगवान आपका भला अवश्य करेगा। और अगर भगवान का ये काम हम नहीं कर पाए, चूक गए, स्वार्थ में फंसे रहे, तो ध्यान रखना, मैं विनोद कुमार चांद ये 100 बार बोल चुका हूँ, आज फिर 101वीं बार बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होगा जो 2-4 साल के बाद निपट जाएगा। और जिसके घर में 2-3-4 संतानें आज की तारीख में 10 साल 12 साल की हैं, और अगर उसका बाप इसी प्रकार से खेती करता रहा कि पेस्टिसाइड, यूरिया, ड्रोन, ट्रैक्टर, रोटावेटर, पराली जलाओ, तो मैं कह रहा हूं अभी कोई व्यक्ति रोता है तो उसके जो आंसू निकलते हैं वो पानी के होते हैं। मेरी आवाज़ कोई भी देश का किसान सुन ले, कोई भी नेता सुन ले, कोई भी ब्यूरोक्रेट सुन ले, अगर सब ने मिल करके इस धरा को संपन्न नहीं बनाया, इस देश की प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए ठोस योजना नहीं बनाई और पवित्र भाव से नहीं सोचा, तो मैं सबको बोल रहा हूँ, आप एक दिन जब रोएंगे ना तो पानी का आंसू नहीं, खून का आंसू रोएंगे। ऐसा मंजर सामने आने वाला है। और ना विश्वास हो तो उनसे पूछ लो जिन 55 साल का आदमी है और 28 साल का बेटा है और कैंसर का पेशेंट है, पूछ लो जाके, वो खून के आंसू रोता है कि पानी के आंसू रोता है? जीवन मुश्किल हो गया उसका। और ये आग फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। जो लोग बचे हैं मैं उनसे कह रहा हूं, वो तो डिप्रेशन में आ गया, लेकिन जो लोग बचे हैं वो तो बचा लें यार। और बचाने के लिए करना ही क्या है? कुछ भी नहीं करना। यहां आपको कुछ नहीं करना, बस खुराफात बंद करना है, लालच हटा देना है, करना कुछ नहीं है।
करता तो केवल परमात्मा ही है, और परमात्मा ने कहा तू अगर हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगा तो मैं सब कुछ कर लूँगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आज की सरकारें वृक्षारोपण करती हैं और कीर्तिमान गिनीज बुक में नाम दर्ज कराती हैं। हमें वृक्ष नहीं लगाने, ध्यान रखना, इंसान जितने वृक्ष लगाता है अपने खेत में, खलिहान में, आप इसी साल अपने खेत में जाइएगा, खलिहान में जाइएगा, आप 3 पेड़ लगाने का सपना लेके गए थे, वहाँ पर 300 पेड़, 300 वृक्ष पक्षियों ने उगा रखे। अब इन्हीं का मैनेजमेंट कर लिए, इन्हीं में 30 बचा लीजिए, 10 काट के फेंक दीजिए कि हाँ यहाँ ये पेड़ ठीक है, नीम का भी ठीक है, जामुन का भी ठीक है, शीशम का भी ठीक है। आपको कहाँ पेड़ लगाना? जैसे अभी लोग पानी बचा रहे हैं, पानी नहीं बचाना, आप भूगर्भ जल का दोहन रोक दीजिए। जो 300 फुट से 800 फुट से निकालते चले जा रहे हैं ना, नकदी फसलों के लालच में, उसे बंद कर दीजिए। आप देखिए कि फसल का कौन सा सिस्टम अपनाऊं कि ताकि जमीन से पानी कम से कम निकालना पड़े, तो बच्चे जिंदा रह जाएंगे। पशु पालना, वृक्ष लगाना, जमीन के नीचे का पानी कम निकालना और फसलों का विविधीकरण, कई प्रकार की फसलें बोना, मोनोकल्चर बंद कर देना, पेस्टिसाइड जितने भी हों, चाहे बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, इनको तो कान पकड़ करके कसम खानी, इनको तो छूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरी धरती मजबूत होती है, धरती माने शिव, और ये जो माँ है, माँ माने पार्वती। जिस दिन शिव खुश हैं और माता पार्वती जो फसल बोई है वो भी खुश है, तो आपके ऊपर, आपके अंदर खुशियाँ, आपके परिवार में खुशियाँ आनी हैं। और किसी कारणवश अगर शिव नाराज़ हैं, क्योंकि आज का इंसान उनको विष नहीं देता, और माता पार्वती इसलिए नाराज़ है कि माता पार्वती के जितने रूप होने चाहिए उस संपूर्ण रूप को आप कंसीडर नहीं कर रहे। तुम उसमें एक गन्ना बो रहे हो, फिर चलो तुमने एक गन्ना बोया था, तो वैसे तो सनातन संस्कृति कहती है गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई, ज्वार, बाजरा सब बो, लेकिन चलिए तुमने एक ही गन्ना बोया था, तो माता एक सिंगल नहीं रह सकती, उसका एक समाज है, उसकी सहेलियां हैं, तो उस धरती पर ढेर सारी घासें जम गई। लेकिन अब आपने कहे तो बीडीसाइड डाल के मार देंगे, तो फिर माता जो फल दे रही है ना आपको, फल गन्ने के रूप में, गुड़ के रूप में, बैंगन के रूप में, करेले के रूप में, सेव के रूप में, फिर वो फल अच्छा नहीं है, क्योंकि माता ने नाराज होकर दिया है, उसमें स्वाद नहीं मिलेगा, उसमें पौष्टिकता नहीं मिलेगी। अब मैं भगवान की पूजा करता हूँ तो चढ़ावा ले जाता हूँ, जैसे ये शिवनाथ है, चढ़ावा भगवान के दरबार में चढ़ावा ले गए, तो भगवान के दरबार में लड्डू मिल रहे थे डालने के 150 रुपया किलो, तो आपने 1 किलो लड्डू लिए, अंदर पहुँचे, पंडित ने शिव जी के चरणों में, बजरंगबली के चरणों में स्पर्श किया, ये 20 लड्डू थे, 20 में 4 अपनी थाली में गिरा लिए, 16 आपको लौटा दिए। अब ये चर्बी के थे, डालडे के थे, क्या मतलब, अब ये तुम्हारा चढ़ावा था, अब ये शिव के चरणों में स्पर्श हुआ तो प्रसाद बन गया। अब ये 16 लड्डू आप खाइए, खा के मरो या जियो, शिव से लेना देना नहीं। शिव साफ साफ कहता है कि जैसा चढ़ावा लाया था पुत्र, वैसा प्रसाद मैंने तुमको वापस कर दिया। अब इसको यथार्थ में खेती के विषय में आ जाओ, तो आपने ये ज़मीन थी 1 हेक्टेयर, आपने इसमें टमाटर बोया। क्या बोया? टमाटर। एक चढ़ावा था, ज़मीन में टमाटर का बीज चढ़ाया, और उसके बाद यहाँ पर 100 किलो यूरिया चढ़ाई, 100 किलो DAP चढ़ाई,
फिर आपने आधा लीटर कोराजिन चढ़ाया, फिर इतना किलो फंजीसाइड चढ़ाया, फिर इतना ये चढ़ाया, इतना ये चढ़ाया, तो 20 बार स्प्रे मारा, तो आपने 72,000 रुपये का पेस्टिसाइड भी चढ़ाया। तो जो टमाटर का बीज था वो तो 10,000 का था, 15,000 का फर्टिलाइज़र था और 72,000 का पेस्टिसाइड था। तो शिव जी ने कहा, भाई तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तूने जो मुझको चढ़ाया मैंने तुझे वापस कर दिया। अब ये टमाटर खा के तुझे कैंसर हो या एड्स हो या शुगर हो या बीपी हो या कल मर जाए तो हम क्या करें? तुम हमको जो लाए थे मैं वही तो वापस करूंगा। अगर मैंने इस शिव जी को क्या चढ़ाया, शिव जी को मैंने 200 कुंटल कार्बनिक पदार्थ चढ़ाया, यानी विष चढ़ाया, जो भोलेनाथ ने समुद्र मंथन में पिया था, और जीवामृत डाल दिया, तो शिव जी ने इसे जीवांश बनाया। जीवाणु है, जीवांश है, तो फसलों को ना यूरिया डीएपी की जरूरत थी, ना फसलों में कोई बीमारी लगने वाली थी। तो बिंदास, ना यूरिया की, ना डीएपी की, ना फंजीसाइड की, ना बीडीसाइड की, ना इंसेक्टिसाइड की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब ये जो प्रसाद आपको मिला, इसको खा करके आप मस्त हो जाएंगे। मर्जी आपकी। यहाँ तो सिद्धांत, सनातन की व्यवस्था का सिद्धांत अडिग है, अकाट है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो कृषि गीता से बड़ी है। ठीक है ना? नमस्कार।